अगला टॉपिक है अपना सातत्य समीकरण। अगला टॉपिक आ जाएगा सातत्य समीकरण। अब ये क्या है इसको समझते हैं। सातत्य समीकरण होती है एक चीज जिसमें आपको ये बताया जाता है कि पानी का बहाव किसी क्षेत्रफल में कैसा होगा। ये चीज तो आपने भी नोट करी होगी, जब भी घरों में पानी आता है, ठीक है, तब हम उस नॉर्मल बहाव के साथ चलने देते हैं तो वेग कांस्टेंट रहता है, लेकिन जैसे ही उसके मुख को ऊपर से बंद कर दिया जाता है तो पानी का बहाव तेज हो जाता है। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि इस टाइप से असमान परिक्षेत्र की कोई नली है, असमान अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की कोई नली है, जैसे ये A1 और ये A2। पानी की वेलोसिटी यहाँ पर है V1, यहाँ इसका वेग कितना हो गया V1 और यहाँ इसका वेग कितना हो गया V2। पानी तो किसी नदी में आ ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सातत्य समीकरण है तो A1 V1 बराबर होता है A2 V2। मतलब कि क्षेत्रफल और वेग का जो अनुपात कैसा रहता है, गुणन है वो नियत रहता है। कि यदि यहाँ एक क्षेत्रफल है, बड़ा क्षेत्रफल है, v वेग से गति कर रहा है पानी, यदि इसके क्षेत्रफल को कम कर देंगे तो नियत करने के लिए जो वेग है वो तेज हो जाएगा। एक क्षेत्रफल और वेग का मान क्या रहता है, नियत रहता है। यही सातत्य समीकरण है। इसके अंदर बताया गया है कि यदि आप क्षेत्रफल को चेंज कर रहे हो, यदि आप क्षेत्रफल को चेंज कर रहे हो तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यदि यहाँ का क्षेत्रफल आप कम कर रहे हो तो वेग ज्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हो तो वेग कम हो जाएगा। क्या समझे, क्षेत्रफल को कम कर रहे हैं वेग ज्यादा, यहाँ लिख सकते हैं a बढ़ेगा v कम हो जाएगा, a कम होगा v बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कैसा रहता है, नियत रहता है। तो इसे नोट कर लो। लिखिए इसके अंदर नली के प्रत्येक स्थान पर, नली के प्रत्येक स्थान पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके वेग के गुणनफल तथा इसके वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। यही सातत्य समीकरण होता है। अगला टॉपिक है क्रांतिक वेग। हेडिंग डाल दीजिए क्रांतिक वेग। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है क्रांतिक वेग? क्रांतिक वेग किसी बहाव के या किसी द्रव का वह मान है जिससे कम पर तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय होता है तथा उसके अधिक पर या फिर उससे ज्यादा होने पर वह बहाव कैसा होता है, विक्षुब्ध। कहने का मतलब ये बहाव है, यहाँ पर ये है कोई क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी CVC वेलोसिटी क्रिटिकल वाली। यदि इसे कम कर देंगे तो बहाव कैसा होगा, धारा रेखीय। यदि इसे थोड़ा भी ज्यादा होता है तो कैसा हो जाएगा, विक्षुब्ध। धारा रेखीय प्रभाव और विक्षुब्ध प्रभाव, ठीक है। तो लिखिए क्रांतिक वेग किसी तरल के प्रवाह का
क्रांतिक वेग किसी तरल के प्रवाह का वह अधिकतम वेग है जिससे कम वेग पर तरल प्रवाह धारा रेखीय तथा जिससे अधिक वेग पर तरल प्रवाह विशुद्ध प्रवाह होता है। अभी इसके बहाव को ज्ञात करने के लिए एक पॉइंट और लिया जाता है, रेनॉल्ड्स संख्या, जो इसके बहाव को बताती है। द्रव का बहाव कितने प्रकार का हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो, एक तो होता धारा रेखीय, बिल्कुल। एक कैसा होता है, पहले रेनॉल्ड्स संख्या डाल के लिख दीजिए, पहले हेडिंग डाल दो रेनॉल्ड्स संख्या। यह एक विमाहीन मात्रकहीन संख्या होती है जिससे बहाव की प्रकृति का पता चलता है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह एक होता है विशुद्ध प्रवाह, एक होता है निश्चित विशुद्ध या नियत विशुद्ध। इसमें क्या होता है, धारा रेखीय प्रवाह में किसका मान 0 से 2000 के बीच होता है। धारा रेखीय प्रवाह 0 से 2000 के बीच होता है। विशुद्ध प्रवाह 2000 से 5000 के बीच होता है। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह 0 से 2000 के बीच होता है। विशुद्ध प्रवाह 2000 से 5000 के बीच, मतलब यदि आर का मान 2000 से 5000 के बीच है मतलब वो विशुद्ध प्रवाह है। और नियत विशुद्ध होता है 5 निबटे 3 होगा, 3000 से अधिक। नियत विशुद्ध मतलब ये सही नहीं हो सकता, ये ऐसे ही बहेगा टेढ़ा मेढ़ा, चाहे कुछ भी कर लो, बिल्कुल झरने का तो ये हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि तेज बहाव, अनामिका आ रही है या फिर ऐसा हो रहा है कुछ, तो वो नियत विशुद्ध के अंदर आ रहा है। ठीक है, इनको नोट कर लो। आपको संख्या दे दी 4500, कैसा होगा बहाव, नियत विशुद्ध होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, बर्नौली का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्नौली का सिद्धांत, सिद्धांती नहीं सिद्धांत। ठीक है, तो ये भी पानी के बहाव से संबंधित होता है और इसके अंदर साइंटिस्ट नाम है बर्नौली। उसने इसका सिद्धांत दिया है कि पानी के बहाव की कैसी भी ऊंचाई हो, कैसा भी वेग हो, कैसा भी दाब हो, वो इसको निकालने में सक्षम है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम पानी से रिलेटेड 90% प्रॉब्लम को सॉल्व हम कर सकते हैं। तो लिखिए, जब कोई शांत तथा असंपीडित द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह से बहता है, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही है। धारा रेखीय प्रवाह से बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की
एकांक आयतन की कुल ऊर्जा ब्रैकेट में दाब ऊर्जा कॉमा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग ब्रैकेट में लिखो एक नियतांक होता है, अर्थात P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये सब किसके बराबर होगा? ये सब होगा एक नियतांक के बराबर। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच एक नियतांक के बराबर होगा। ठीक है, अब हमको ये सत्यापित करना है, तो हम इसे सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी मेथड से हम इसको सत्यापित करेंगे। गतिज ऊर्जा लेंगे, दाब लेंगे और इसके द्वारा ही हम इसको सत्यापित कर देंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। आप डायग्राम बनेगा इस टाइप से। ऊंचाई ले लीजिए A1 H1, वेग ले लीजिए V1, यहाँ ऊंचाई हो जाएगी H2, वेग हो जाएगा V2। ठीक है, नोट करो इस डायग्राम को। तो देखिए, प्रथम स्थिति में कार्य, प्रथम स्थिति में कार्य W1 बराबर क्या हो जाएगा? निकाल लीजिए P1 A1 V1, P1 A1 V1। सेकंड स्थिति में सेकंड क्षेत्रफल में कार्य W2 बराबर हो जाएगा P2 A2 V2। तब कुल कितना हो जाएगा? W2 माइनस W1, या तो W2 माइनस W1 करो या W1 माइनस W2 करो। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान रखना। यदि आप 1 और 2 कर रहे हो तो आगे भी 1 और 2 ही आपको करना है। W बराबर क्या हो जाएगा? A1 P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। कितना हुआ? P1 माइनस P2, A1 V1 और A2 V2। सांतत्य समीकरण से ये हो जाएगा मास अपॉन रो के बराबर, मास अपॉन डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। इसको नोट करो। इसको x और इसको y भी लिख सकते हो आप। प्रथम का मतलब x और द्वितीय का मतलब y। अब देखो, फिर x स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? K1 बराबर हाफ m V1 स्क्वायर, y स्थिति में गतिज ऊर्जा कितना हुआ? K2 बराबर हाफ m V2 स्क्वायर। टोटल K कितना हो जाएगा? K2 माइनस K1, यहाँ पर इसका अपोजिट
K2 माइनस K1 हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m V1 का स्क्वायर, कितना बचा के हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड गतिज ऊर्जा के लिए हो गया। फिर देखिए x स्थिति में, अभी नोट करने का टाइम दे रखिए आप। स्थिति ऊर्जा U1 बराबर होगा mgh1। y स्थिति में स्थिति ऊर्जा U2 बराबर हो गया mgh2। ठीक है, तो U कितना हो गया U1 माइनस U2, यहाँ पर इसके बिल्कुल समान mgh1 माइनस mgh2, तो U बराबर हो गया mgh1 माइनस h2। इक्वेशन नंबर थर्ड नोट कर लो इसको। नोट करो इसको। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से समीकरण 1, 2 व 3 से एक क्या था W गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आपको परिणाम में वृद्धि निकालनी है आपको। तो W कितना था P1 माइनस P2 m अपॉन रो, ये कितना था हाफ m V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस mg h2 माइनस h1। यही था, इसको खोलो P1 m अपॉन रो। देखिए इसमें से कुछ कट भी रहा है, पहले इसको ऐसे लिख दो, रो को इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ m को बाहर ले लो, यहाँ बचेगा हाफ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस g h2 माइनस h1। m से m कट गया। अब देखो अब अलग अलग कर दो, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर। इसको करो माइनस रो जी h2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस रो जी h1। ठीक है, 1 को इधर ले आओ और 2 को उधर ले जाओ। ठीक है, 1 को इधर और 2 को उधर ले जाओ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो रही है। नोट करो इसको फटाफट। पहले कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, ये उल्टा लिख दिया मैंने। वैल्यूज उल्टी लिख दी। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था। आंसर देख के पता लग जाएगा कि कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे अपने से। 1 और 2 का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस हाफ m V2 का स्क्वायर आएगा माइनस में 1 आएगा। इसको किया तो इधर आएगा 1 और इसको किया तो इधर आएगा 2। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब 1 1 वाली चीज को ले आओ। मुझे गलती का पता कैसे चला कि यहाँ पर 1 वाला नेगेटिव में आता है जबकि यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, तो सारे 1 पॉजिटिव में ही आने चाहिए। बस इससे आपको पता लगेगा, देख लो इसको। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इससे पता लग जाएगा। P1 इसको इधर लेके आओ, हाफ
V1 का स्क्वायर, 1 वाले को लेके आओ प्लस रो जी एच 1 वाले सारे इधर ले गए, 2 वाले को इधर ले जाओ, T2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच 2 जी हो गया। ये लास्ट में दो T प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है बेटा, नोट कर लो, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो को कम से कम 2-4 बार अच्छे से देखना।